Yesterday we have discussed the Newton's second law. Today we will discuss the impulse and impulse momentum theorem. First of all, we will discuss about impulse and later on we will discuss about impulse momentum theorem. Now, what is impulse? You know very well that what is force, and impulse is what? A large amount of force acting on a body in a very small time. जब बहुत ज़्यादा फोर्स, लार्ज अमाउंट जो है फोर्स की, लार्ज फोर्स बोल सकते हैं, जब लार्ज फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए एक्ट कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स. ठीक है. इम्पल्स मीन क्या है? जैसे एग्जांपल अगर हम दें इसका, तो जैसे हम क्रिकेट के बैट जो है उसको हिट कर रहे हैं बॉल को क्रिकेट के बैट से, तो हम एक सेकंड से कम टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में हम उसको हिट करते हैं. और एग्जांपल ले सकते हैं हम फायरिंग. ठीक है, गन को बुलेट को फायर कर रहे हैं गन से, तो हम उस पे बुलेट पे क्या कर रहे हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. बट कैसे अप्लाई कर रहे हैं? एक स्मॉल टाइम में. इम्पल्स जो है वो क्या है? ए लार्ज फोर्स एक्टिंग इन ए स्मॉल टाइम. व्हाट इज इम्पल्स? large force acting in a small time. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको. इस तरह से काफी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो तुम. तो इम्पल्स जो है आई, उसमें क्या क्या आता है? फोर्स आता है और टाइम आता है. ठीक है, तो इम्पल्स में क्या क्या आएगा? फोर्स और टाइम का रोल होगा बिल्कुल. तो नाउ हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स की जो मोमेंटम थ्योरम है. इम्पल्स की जो थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. देखो, हमें सबसे पहले पता है कि फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ से वो किसके इक्वल होती है? dp बाय dt के इक्वल होती है. ठीक है, तो हमने बोला इसमें लार्ज फोर्स, ये फोर्स जो है वो लार्ज है और ये कब एक्ट कर रही है? स्मॉल टाइम में. तो फॉर्मूले में इम्पल्स के दोनों ही आएंगे, फोर्स और टाइम. तो जब लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉल टाइम में, तो ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, ये फोर्स कैसे है? वेरिएबल है, क्योंकि बिल्कुल ही कम टाइम में, बिल्कुल ही कम टाइम के गैप में लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है. तो ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है. तो जैसे जैसे हमें बिल्कुल कम टाइम मिलता है, ठीक है, तो उसमें हम एक फोर्स नहीं ले सकते एक पॉइंट पे. बिल्कुल कम टाइम के लिए हम जो है फोर्स वो किसी एक पॉइंट पे नहीं ले सकते. हम क्या करते हैं? उसमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं. मीन जो फोर्स का टोटल इफेक्ट है स्मॉल टाइम में वो लेते हैं. तो ये जो हमारे पास है, ये क्या है आपके पास? फॉर्मूले में जो आएगा वो एवरेज फोर्स होगी या फिर जो टोटल इफेक्ट होगा फोर्स का वो होगा इसमें. क्योंकि कम टाइम में ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है तो हम उसकी वैल्यू जो है वो एक फिक्स नहीं ले सकते. वो टाइम के साथ क्या हो रही है? वेरी हो रही है. तो टाइम के साथ वैल्यू फोर्स की वेरी हो रही है. तो फोर्स की वैल्यू जो है टाइम के साथ, एफ जो है वो टी के साथ क्या होती है? वेरी होती है. कैसे? 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0. ठीक है, जब टाइम 0 है और बिल्कुल कम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो है वो 0 से कहाँ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू तक. उसके बाद बिल्कुल कम टाइम है हमारे पास, तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम से कहाँ आएगी? 0 पे आएगी. तो ये फोर्स जो है ये कैसी फोर्स है? इसमें ये जो फोर्स है हमारे पास ये कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है. ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है. ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने कल किया, उसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, डिराइव किया, F इक्वल टू dp बाय dt. नाउ यहां से अगर हम देखें F इंटू dt इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? dp आएगा. ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो टाइम जो है उसकी लिमिट क्या ले सकते हैं? टी नोट से टी तक. टी नोट की वैल्यू क्या है? 0. मीन हमने इनिशियल टाइम क्या लिया है? 0 टाइम लिया है.
और p मीन्स मोमेंटम, dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पर लिमिट क्या आएगी मोमेंटम में, मोमेंटम चेंज होगा कहीं ना कहीं से 0 से t टाइम में, ठीक है, 0 से t टाइम में मोमेंटम चेंज होगा p1 से p2 तक। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट्स के अकॉर्डिंग। नाउ हमें पता है कि ये फोर्स जो है ये लार्ज फोर्स है, बिल्कुल वेरिएबल फोर्स है टाइम के साथ। तो ये जो हम इस फोर्स का जो इफेक्ट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, टोटल इफेक्ट मीन एवरेज फोर्स लेते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, एवरेज फोर्स जो है वो टोटल फोर्स हो गई, टोटल इफेक्ट जो है फोर्स का वो तो हमने ले लिया, एवरेज फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन p1 से p2 dt। ये हमने बाहर क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसका टोटल इफेक्ट ले लिया। स्मॉल टाइम में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, या तो एवरेज फोर्स है या फिर जो फोर्स का है वो क्या है, टोटल इफेक्ट। तो हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। नाउ एफ एवरेज, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का। 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होता है, t होता है, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में क्या होता है, p होता है। इंटीग्रेशन आपको पता है बेसिक टर्म्स, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में लिमिट क्या है 0 से t और इसमें लिमिट क्या है p1 से p2। नाउ f एवरेज इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t पुट करेंगे -0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर इसका t ही आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस p की जगह पहले p2 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट मींस क्या पुट करेंगे हम, p1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जिसमें फोर्स और टाइम दोनों आ रहे हैं, एफ एवरेज इनटू फोर्स, इसको हम लिख देते हैं इम्पल्स। यही हमारी इम्पल्स है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, ऐसे डिराइव करनी है। ये है हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अब देखो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, एफ एवरेज p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, ओके। तो अब देखो इस फॉर्मूले में वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर में से माइनस वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। इसलिए इम्पल्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, इम्पल्स जो है वो किसके इक्वल है, इसके। इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, ठीक है। इम्पल्स किसके इक्वल है, एवरेज फोर्स और टाइम के। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, एवरेज फोर्स इनटू टाइम को, विच इज गिवन बाय द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ये जो है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। पहले मोमेंटम v1 था, बाद में क्या हो गया, p2 हो गया 0 से t टाइम के बाद। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है, किसकी वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स की वैल्यू है। तो ये आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। नाउ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इम्पल्स जो है इसका प्रोडक्ट है और चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है। इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है वही क्या है, इम्पल्स की डायरेक्शन। इम्पल्स डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम के अलोंग। नाउ इम्पल्स जो है आई, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकती है। इम्पल्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है अकॉर्डिंग टू इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अगर p1 ज्यादा है मोमेंटम और p2 क्या है, कम, तो इम्पल्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। इम्पल्स की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब p1 ग्रेटर हो किससे, p2 से, ठीक है। इम्पल्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब p2 ग्रेटर हो किससे,
P1 से, और इम्पल्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब P2 किसके इक्वल हो, P1 के इक्वल हो। तो इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। नाउ इम्पल्स की यूनिट क्या है, यूनिट, इम्पल्स की यूनिट क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास यूनिट SI में जो आती है वो है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखें तो SI में यूनिट क्या आती है, न्यूटन सेकेंड, फोर्स की न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मोमेंटम ही आएगा। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, मींस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। ठीक है, हमने कल किया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइन सेकेंड, सीजीएस यूनिट। ओके, तो ये हो गई हमारी डाइन सेकेंड। अब डाइन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, हमने कल 1 डाइन को रिप्रेजेंट किया था, क्या था हमारे पास, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें डाइन की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में ये क्या है, सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, डिवाइड में एक सेकेंड रहेगा, ऊपर जाके इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ये इसकी क्या है, सीजीएस यूनिट। तो ये है आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नाउ यहां से हमने क्या ऑब्जर्वेशन डिराइव की, जो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहां से हमने क्या देखा कि F की जो वैल्यू है, F एवरेज, वो किसके इक्वल है, आई, ठीक है, डिवाइड बाय टी, इम्पल्स बाय टाइम। यहां से टाइम को उसके नीचे ले गए हम, डिवाइड में ले गई आई के इम्पल्स के, तो हमारे पास वैल्यू आई ये। ठीक है, नाउ अगर हम यहां से देखें, ठीक है, तो जितना टाइम कम होगा उतनी ही एवरेज फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और जितना टाइम डिक्रीज होगा, कम होगा, उतनी ही एवरेज फोर्स ज्यादा होगी, जितना टाइम इंक्रीज होगा उतनी ही एवरेज फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो लार्ज अमाउंट है फोर्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसे फायरिंग ऑफ गन है, फायरिंग ऑफ बुलेट है थ्रो ए गन, उसमें हम टाइम कम लेते हैं तो फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल देखें, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के या इम्पल्स के हम एग्जांपल देखें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल। जैसे ही हम क्रिकेट प्ले कर रहे हैं तो हम बॉल को कैच करते हैं। अगर हम बॉल को कैच करते हैं और हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो बॉल डायरेक्ट आके हैंड को टच करती है और एकदम से हमें लार्ज फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो है वो कोई भी डैमेज हो सकता है, ठीक है, झटका लग सकता है। अगर हम इसी बॉल को कैच करें एक मेथड से, जैसे हमारे पास बॉल आई, हमने इसको कैच करने के लिए हाथ को ऐसे किया और उस हाथ को जैसे ही वो बॉल टच करती है, जैसे ही वो बॉल टच करती है, उस हाथ को यहाँ से हम नीचे की साइड, पीछे की साइड ले जाते हैं। एक तो हम सामने से टच करें तो यहाँ पर जो बॉल स्ट्राइक कर रही है वो लार्ज फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसकी इंपल्स क्या होगी, ज्यादा, लार्ज फोर्स होगी तो डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम उसी बॉल को टच होने के जस्ट बाद, जस्ट टच होते ही हम उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, हैंड को नीचे करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है बॉल का स्ट्राइक करने का, हाथ से टकराने का, वो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स जो है हाथ पे वो क्या लगेगी, हमारे कम लगेगी। तो
जैसे ही हम कैच करते हैं बॉल को तो हम अपने हैंड को क्या करते हैं, लोअर साइड में ले जाते हैं, बैक साइड में, ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए और फोर्स का इम्पैक्ट क्या रहे, कम रहे। सिमिलर वे में हमारे पास जो क्रोकरी आइटम्स होती हैं, ठीक है, क्रोकरी आइटम मीन्स जो ग्लास हैं या कप वगैरह हैं, आपने देखा होगा इनको हम रैप करके रखते हैं। रैप का मीनिंग क्या है कि हम उसको कागज में लपेट के रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, या फिर कोई भी फोम वगैरह आता है उसके बॉक्स में रखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे गिरता है या फिर किसी से उसका कोलिजन होता है, टकराता है, तो वो कप में या ग्लास में डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होने से पहले वो किस में जाती है, जो उसका रैप होता है या फिर जो फोम वगैरह होता है उस पर अप्लाई होती है। तो ग्लास तक पहुंचते पहुंचते फोर्स को क्या लग जाता है, टाइम, मीन उसका टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज, और उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो हम उसको ब्रेक होने से बचा सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो बाइक का जो शॉकर होता है, ठीक है, जो बाइक के गाड़ियों के जो शॉकर होते हैं वो क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं। जैसे ही एकदम से कुछ गड्ढा आया या फिर कुछ भी हमें ब्रेक अप्लाई करने पड़े, तो उस केस में शॉकर क्या काम करते हैं, वो लार्ज फोर्स, जो रोड है वो लार्ज फोर्स अप्लाई करता है एकदम से स्मॉल टाइम में। शॉकर क्या करते हैं, जैसे बाइक का शॉकर आपने देखा होगा, जैसे ही गड्ढा आया बाइक का शॉकर नीचे गया, फिर कहाँ आया, ऊपर आया, तो उसको टाइम मिल गया। अगर डायरेक्ट ही होता तो सीधा इफेक्ट लगता फोर्स का, तो शॉकर पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। इस केस में जो फोर्स को लगने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज, और उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम डैमेज से बच सकते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे हेलमेट है, बाइक पे जो हेलमेट अप्लाई करते हैं हम, उसके दो वजह है। एक तो हेलमेट जो होता है उसका कवर जो होता है वो बिल्कुल आपने देखा होगा पत्थर जैसा होता है, सॉलिड कवर होता है। तो उस सॉलिड कवर में क्या होता है, अगर जैसे ही एक फोर्स लगती है, हम कहीं गिरते हैं या हेलमेट पे कुछ लगता है, तो जैसे ही फोर्स लगती है उसकी बॉडी इतनी रिजिड होती है कि वो एक पॉइंट पे नहीं लगता, वो पूरी रिजिड बॉडी में ही क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाती है फोर्स। तो एक तो फोर्स एक पॉइंट पे नहीं लगती, वो पूरी बॉडी पे, पूरे हेलमेट की बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे क्या हो जाती है, फोर्स स्प्रेड हो जाती है। सेकंड, उसके अंदर आपने देखा होगा फोम लगा होता है काफी बड़ा सा। उस फोम में क्या होता है, जो हेलमेट से फोर्स लग रही है, बाहर से टकराया किसी चीज से तो फोर्स लगी, तो हेलमेट के अंदर फोम क्या करता है, फोर्स को अंदर आने में कुछ टाइम दे देता है, तो टाइम इंक्रीज कर देता है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से डैमेज से बच सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम ऊपर से कहीं से भी जंप करते हैं, एक तो हमारे पास है सीमेंटेड फ्लोर, ठीक है, जिसको पक्का फर्श बोलते हैं, और एक हमारे पास है बिल्कुल ही रफ एंड टफ, जो मिट्टी से बना हुआ है कोई भी जगह, ठीक है, या हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड मीन मिट्टी का एक ऊपर गड्ढा है, मिट्टी का ऊपर एक गड्ढा है, ऊंचाई है। तो जैसे ही हम जंप करते हैं, सीमेंटेड फ्लोर होगा तो हमारा जो पैर होगा, हमारी जो बॉडी होगी वो एकदम से क्या करेगी, उसको टकराएगी, एकदम से टकराएगी सीमेंटेड फ्लोर से, तो लार्ज फोर्स अप्लाई होगा किसमें, स्मॉल टाइम में। वहीं अगर हीप ऑफ सैंड है, मतलब मिट्टी का ढेर है, अगर मिट्टी के ढेर पे हम फोर्स ऊपर से नीचे जंप करते हैं और मिट्टी के ढेर पे कूदते हैं, तो मिट्टी का ढेर क्या करता है, मिट्टी जो है वो नीचे जाती है ऐसे, तो ग्राउंड जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, उसको बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या मिल जाता है, टाइम। यहाँ से यहाँ नीचे जाते हैं, मिट्टी नीचे चली जाती है, ठीक है, प्रेस हो जाती है, तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो है वो काफी एप्लीकेशंस में यूज होता है टाइम इंक्रीज करने के लिए। अगर टाइम इंक्रीज कर दिया तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। गाड़ियों में देखा होगा, ट्रकों में देखा होगा आपने, आगे बम्पर्स लगे होते हैं, जाली टाइप में कुछ लगा होता है, काफी आगे थोड़ी जगह छोड़ के, पूरा कवर होता है सेफ्टी के लिए, ताकि अगर हेड ऑन कोलिजन हो, सामने से कोई गाड़ी टकराए, तो डायरेक्ट ही पूरी गाड़ी पे फोर्स अप्लाई ना हो, पहले वो किस पे होता है, जो सामने हमारे पास प्रोटेक्टिव लगी होती है लेयर, जिसकी भी होती है स्टील वगैरह की, या आपने जीप में देखा होगा आगे काफी बॉडी वगैरह आगे होती है, तो उसमें क्या होता है, अंदर फोर्स पहुंचने तक का टाइम इंक्रीज हो जाता है, और जो फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो ये जो है इम्पल्स की काफी सारी एप्लीकेशंस। ओके, तो ये थी आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं, किसी भी बुक से। ओके, अगर हम देखें ग्राफ में हमने बोला डेफिनेशन में वेरिएबल फोर्स है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पर हम एफ एवरेज लेते हैं और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो ये ग्राफ हम कुछ ऐसे ले लेते हैं। ओके, ये हमारी फोर्स F1 और ये टाइम T1, ये एवरेज फोर्स F2 और ये टाइम T2। अगर हम इसमें देखें एवरेज फोर्स और टाइम के बीच हमने ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है। जो F2 फोर्स है एवरेज और टाइम T2 क्या है, उसमें स्मॉल टाइम में क्या अप्लाई हो रही है, लार्ज फोर्स। इस केस में अगर देखें हम तो फोर्स की वैल्यू कम है, ऊपर हाइट कम है, लेकिन टाइम क्या है, ज्यादा है। तो ये कैसा केस है, देखने पे आपको पता लग रहा है, ठीक है। हमने पहले भी ग्राफ से किए हुए हैं कि किसी भी चीज का ग्राफ करते हैं तो उसकी वैल्यू, जैसे इम्पल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें क्या आएगी, एफ एवरेज इंटू टाइम। एफ एवरेज इंटू टाइम मीन इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये जो है ये वैल्यू आएगी इम्पल्स की। अगर हम इसमें बात करें F1 बारे में तो ये हमारे पास एरिया आएगा। अगर हम इसमें देखें तो ये एरिया जो है F2 T2 का, ये एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि लार्ज फोर्स और स्मॉल टाइम जितना चेंज इन मोमेंटम करते हैं, मीन चेंज इन मोमेंटम मीन्स क्या है, जितनी इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं उतना ही इंपल्स एक स्मॉल फोर्स लार्ज टाइम में कर सकती है, ठीक है। दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। नाउ हमने बोला फोर्स जो है वो क्या है, एफ एवरेज क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। पहले वेरी कर रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहां से लेके यहां तक ये O, ये A, ये B पॉइंट है। तो यहां पर इंपल्स की वैल्यू क्या आएगी, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर OABO, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, इंपल्स की वैल्यू या फिर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में इतना ही है। आगे हम करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। बिल्कुल इजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ सबको पता होगा, 9th क्लास में आपने रीड किया होगा। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन क्या होता है, देखिए एक्शन क्या होता है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, एक्शन। और रिएक्शन क्या होता है, जो दूसरी बॉडी वापस हम पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रही है वो क्या है, रिएक्शन। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, 9th क्लास में सभी यही बताते हैं कि जैसे ही हम दीवार को धक्का देते हैं, दीवार को पुश करते हैं, दीवार हमें वापस पुश करती है, धक्का देती है वापस। हम एक्शन अप्लाई कर रहे हैं और वॉल जो है वो क्या कर रही है, रिएक्शन अप्लाई कर रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो दोनों ही क्या है, फोर्सेस हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, दोनों ही फोर्सेस हैं, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपको पता है, राइट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक्शन हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो एक्शन क्या है, कोज, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कारण है ये एक्शन, ठीक है। एक्शन देंगे तभी क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो जैसे ही हमने एक्शन दिया तो एक्शन क्या है, कोज, कारण है एक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, उस एक्शन का इफेक्ट है, जो वापस मिल रहा है वो क्या है, जो हमने एक्शन दिया उसका इफेक्ट, दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, कोज है, CAUSE, एंड रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, इफेक्ट है,
एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन कोज है, कोज लगने के बाद क्या होता है, इफेक्ट, और वापिस हम पे फोर्स अप्लाई होती है दूसरी बॉडी पे। तो इसलिए हम डेफिनेशन में यूज करते हैं सबसे पहले वर्ड जो है वो एक्शन यूज करेंगे, उसके बाद रिएक्शन, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता पहले ही इफेक्ट हो जाए बाद में उसका कारण हो। ठीक है, तो पहले कोज उसके बाद क्या है उसका इफेक्ट। तो हम पहले वर्ड यूज क्या करते हैं, एक्शन, और सेकंड में रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ ये एक्शन जो है हमने फोर्स अप्लाई की इस पे, तो रिएक्शन जो है वो फोर्स वॉल अप्लाई कर रहा है वापिस, बोर्ड अप्लाई कर रहा है वापिस, तो वो दोनों फोर्स जो है वो सेम टाइम पे एक्ट करती हैं। जैसे ही, ऐसे नहीं है पहले हमने एक्शन लगाया उसके बाद रिएक्शन आएगा, जैसे ही हमने एक्शन किया उसी टाइम सेम टाइम पे एक्ट जो है एक्टिंग ऑन सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे एक्ट करते हैं। जैसे ही एक्शन किया उसी टाइम सेम टाइम पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। दोनों का टाइम क्या है, सेम है। जिस टाइम एक्शन होगा उसी टाइम क्या होगा, रिएक्शन। जिस टाइम इसका कोज होगा उसी टाइम क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। नाउ एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं, दोनों ही फोर्सेस हैं, ठीक है, फोर्स बोल सकते हैं। यूनिट क्या होगी इनकी, न्यूटन होगी। तो डेफिनेशन में हम इसको प्रूव करते हैं। कोई भी हम दो बॉडीज ले लेते हैं, ए बॉडी और बी बॉडी, इनका एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम आपको पता है क्या होता है, सिस्टम में काफी सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट सिस्टम में इंटरनल फोर्स जो है वो क्या रहती है, जीरो, ठीक है। बट एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा पार्टिकल पहले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसने वापस हम पे फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये एक तो सेम टाइम पे एक्ट होते हैं दोनों ही, ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, पेयर में, ठीक है। क्योंकि सेम टाइम पे है तो हम इनको बोल सकते हैं रिएक्शन और एक्शन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बट फोर्स जो है वो कैसी है, पेयर में। हमेशा ही एक्सटर्नल फोर्स जो है, कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की होगी कभी भी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऑलवेज किस में होती है, पेयर में। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अदर बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसकी वजह से होती है, दूसरी बॉडी की वजह से होती है। एक सिंगल फोर्स कभी डिफाइन नहीं है, फोर्स हमेशा ही कैसे एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल आपका देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन चार्जेस के बीच में फोर्स, प्लस प्लस को क्या करेगी, रिपेल। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, पहला नॉर्थ दूसरे को रिपेल कर रहा है तो दूसरा नॉर्थ भी पहले को रिपेल कर रहा है। फोर्स कभी सिंगल नहीं होती, वो किसमें होती है, पेयर में होती है ऑलवेज। कोई भी फोर्स हो किसमें होती है, पेयर में होती है। मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप ले सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे हमने मार्कर को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया तो ग्रेविटी क्या कर रही है, अर्थ की इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये मार्कर भी अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट वो फोर्स हमें शो नहीं हो रही, क्योंकि इस मार्कर का जो मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है, ऑलवेज मास की वजह से, ठीक है। इसका जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, ना के बराबर, जीरो है, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अर्थ का मास काफी बड़ा है तो वो इस पे लार्ज फोर्स अप्लाई कर रही है, इसका मास बिल्कुल कम है तो ये अर्थ पे क्या कर रहा है, स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है। हमेशा ही फोर्सेज जो है वो किसमें एग्जिस्ट होती हैं, पेयर में एग्जिस्ट होती है। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें न्यूटन थर्ड लॉ का, ठीक है, तो दो सिस्टम है, एक तो फोर्स लग रही है ए पे ड्यू टू बी, एफ ए बी का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, आगे भी टर्म्स यूज होंगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलर वे में बी पे भी फोर्स अप्लाई होगी, किसकी वजह से होगी, ए पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस एफ बी ए के। फोर्स जो है वो इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मीन क्या है, साइन क्या आएगा, एक के आगे नेगेटिव, इसके आगे आएगा इसके आगे नेगेटिव साइन। किस लिए यूज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, ठीक है, तो क्या प्रूफ है इसका, देखो दो सिस्टम लिया हमने, पार्टिकल का सिस्टम लिया, एक इंटरनल फोर्सेस आपको पता है जीरो होती है, ठीक है, बट आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, 9th क्लास में। मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision, total momentum before collision equal to total momentum after collision। ये आपने कहाँ रीड किया होगा, 9th क्लास में, ठीक है। आपने फॉर्मूला भी प्रूव किया होगा, डेल्टा P1 इक्वल टू डेल्टा P2 के, ठीक है, बट साइन क्या था उसके आगे, नेगेटिव का। मीन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, जीरो, ठीक है। जितना मोमेंटम पहले है कोलिजन से, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के क्या रहता है, बाद में रहता है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो। फर्स्ट बॉडी का हम मोमेंटम चेंज जो है वो ले लेते हैं डेल्टा P1, और सेकंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम ले लेते हैं डेल्टा P2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज, मीन टोटल चेंज का मतलब हम इसको प्लस कर देंगे और वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा P1 इक्वल टू किसके आएगा, माइनस डेल्टा P2। नाउ दोनों साइड हम इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा T से, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड करने के बाद हम लिमिट डेल्टा T टेंड टू जीरो, लिमिट डेल्टा T टेंड टू जीरो अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा T से डिवाइड किया दोनों साइड और लिमिट डेल्टा T टेंड टू जीरो कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि जब एक्शन रिएक्शन होते हैं तो सेम टाइम पे होते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइम क्या लिया है, दोनों ने सेम लिया है, और टाइम क्या होता है, बिल्कुल ही स्मॉल होता है। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। डेल्टा T जीरो है तो हमने किया है, ये किस में चेंज हो जाता है, dP में, ठीक है, 1 dP2 बाई dt, ठीक है। टाइम क्या रहेगा कोलिजन में, इंपल्स जब दो बॉडी स्ट्राइक करती हैं तो सेम टाइम पे एक्शन रिएक्शन होता है। तो ये देखो, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड F1 फोर्स, मीन FAB इक्वल टू माइनस FBA, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ सेकंड बॉडी, तो साइन माइनस का है ये, और इसको हमने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ dP बाई dt किसके इक्वल होता है, F के। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस है, जैसे एक बुलेट फायर करते हैं गन से तो बुलेट आगे जाती है बट गन कहाँ जाती है, पीछे। वो भी एप्लीकेशन कहाँ यूज होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। हम प्रूव करेंगे, अगर ये नहीं किया हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। और जैसे हम वॉक करते हैं, वॉकिंग का केस हमने पहले किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे ही हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं, ग्राउंड वापिस हम पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो हमें आगे चलने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सिमिलर वे में रॉकेट वगैरह हैं, वो भी क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ का। पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, लार्ज फोर्स, और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन आपको पता है। और कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और आगे जो भी टॉपिक होंगे, ओके।